हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करूंगा। यह जो टॉपिक होंगे वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 खंड 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा। इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए आपको कवर करनी है। तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे। टॉपिक्स के बाद आप कंटेंट को कहां से अध्ययन करेंगे वो हम लोग बुक लिस्ट का संक्षिप्त रूप में हम लोग बुक लिस्ट को भी देखेंगे। और इसके बाद पॉलिटी से संबंधित कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो करेंट अफेयर समसामयिकी में खबरों में रहे हैं और जहां से मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सवाल पूछे जा सकते हैं। पॉलिटी में सिर्फ आपको ट्रेडिशनल सेक्शन से ही सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि जो न्यूज़ में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहे हैं वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो करेंट वेस्ट जो पॉलिटी सेक्शन है उसे भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इंडियन पॉलिटी से संबंधित आज का लेक्चर होगा और इसमें इन सभी तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करनी है ट्रेडिशनल टॉपिक के रूप में, उसे हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रेडिशनल टॉपिक्स को देखा जाए तो ट्रेडिशनल टॉपिक्स में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से सवाल लगातार बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना है। सबसे पहले आपको भारतीय संविधान टॉपिक को कवर करना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आपको संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, इन दोनों में अंतर को समझना पड़ेगा। 63rd बीपीएससी मुख्य परीक्षा में संविधान और संविधानवाद से संबंधित सवाल पूछा गया है। तो संविधान क्या है, संविधान के मुख्य कार्य क्या क्या है, संविधान क्यों जरूरी है हमारे लिए, इससे आपको जानना जरूरी है। संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, भारतीय संविधान के फीचर्स, ठीक है, जैसे एक हरी नागरिकता, आपात उपबंध, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, ये सभी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की विशेषताओं को भी आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद भारतीय संविधान की कुछ एक आलोचना के रूप में भारतीय संविधान का भी कुछ पॉइंट को आप लोग अच्छे से कवर कर ले। 4-5 पॉइंट आप आलोचना के रूप में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का एक आलोचना, भारतीय संविधान पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी करें। ठीक है, तो सकारात्मक नकारात्मक वहां पर विशेषता तो आप लिख देंगे सकारात्मक के रूप में, लेकिन 4-5 पॉइंट आप इसके नकारात्मक चीजों को भी ध्यान में रखें आलोचना के तौर पर, तो काफी ज्यादा वहां पर हेल्पफुल साबित होगा। तो भारतीय संविधान के बारे में इतनी चीजों को जानना है। इसके बाद इसके संविधान संशोधन ये सब जो है उसे अलग टॉपिक के रूप में किया जाएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान काफी महत्वपूर्ण है शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग दोनों सेक्शन के लिए। ऐसे भी आप जानते हैं कि 75 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन। अगला है प्रस्तावना। ठीक है, प्रियम्बल, लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं। प्रस्तावना में जो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है उसके बारे में सवाल पूछा गया है। उससे संबंधित क्या क्या संवैधानिक प्रावधान है यह सवाल पूछा गया है। तो पूरा प्रियम्बल से संबंधित इसका प्रियम्बल का प्रस्तावना का क्या महत्व है, इसका मुख्य विषय वस्तु क्या है, ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ों को आपको जानना जरूरी है। प्रस्तावना के क्रियान्वयन से संबंधित सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं इसे भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो प्रस्तावना पूरी टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन इसमें आर्टिकल 21 पे ज़्यादा फोकस करना है। मौलिक अधिकार आप ऐसे देखेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन सारे जो आर्टिकल हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिकल 21, किस प्रकार से आर्टिकल 21 का विस्तार किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप में एक मौलिक अधिकार का डिफिनीशन आप याद रखें हमेशा, और वही डिफिनीशन मौलिक अधिकार से संबंधित कैसा भी सवाल आए डिफिनीशन आपको लिखना जरूरी है। तो मौलिक अधिकार का डिफिनीशन आप लोग याद रखें, संवैधानिक प्रावधान को याद रखें, कितने हैं मौलिक अधिकार उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी रखें, मौलिक अधिकार पर किस प्रकार से प्रतिबंध को आरोपित किया गया है उसके बारे में आप लोग जानकारी रखें, और आर्टिकल 21 का पूरा जो विस्तार हो गया, आर्टिकल 21 के पूरे विस्तार को आप लोग ध्यान से रखें। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसका भी आलोचनात्मक बिंदु, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या आलोचनाएं हैं, ठीक है, इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है।
राज्य के नीति निदेशक तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लगातार सवाल देखिए बीपीएससी के द्वारा प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, ये सबसे सवाल हमेशा पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो राज्य के मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, मौलिक अधिकार सारे आर्टिकल को आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, सॉरी, राज्य के नीति निदेशक तत्व सारे आर्टिकल को आप लोग अच्छे से याद रखें। इसके साथ साथ राज्य के नीति निदेशक तत्व को क्रियान्वयन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, बिहार सरकार के द्वारा जैसे जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, ये सब जो है वह राज्य के निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन से संबंधित सरकार के कदम हैं। तो केंद्र सरकार के कदम, राज्य सरकार के कदम, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। अगला है पार्लियामेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है पार्लियामेंट टॉपिक। ठीक है, आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा 65, 66, 67 लगातार पार्लियामेंट से संबंधित सवाल पूछा गया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो संसद की गुणवत्ता में लगातार दिन प्रतिदिन गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस संदर्भ में संसद के बारे में आप पूरी जानकारी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा की क्या कार्यबल शक्तियां हैं, राज्यसभा की कार्यबल शक्तियां क्या क्या हैं, लोकसभा राज्यसभा से किन मामलों में वरिष्ठ होता है। ठीक है, यानी कि विशेषाधिकार लोकसभा को किन मामलों में ज़्यादा प्राप्त होते हैं, राज्यसभा किन मामलों में ज़्यादा सशक्त होती है लोकसभा की तुलना में, किन किन मामलों में राज्यसभा लोकसभा दोनों को समान शक्तियां प्रदान की गई है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को, संसद के पूरे ओवरऑल संसद का क्या कार्य एवं अधिकार है, लोकसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं। ठीक है, कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करना है। इसके अलावा संसद में जो नवीन ट्रेंड, करंट रिलेटेड जो चल रहा है, संसद की गिरती हुई स्थिति, ठीक है, किस प्रकार से कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है, यह संसद से संबंधित एक आपका करंट बेस्ड टॉपिक होगा और इसका मॉडल आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी देखेंगे, जैसे संसदीय विशेषाधिकार भी न्यूज में रहा है, लेकिन उसे हम लोग करंट टॉपिक के अंतर्गत कवर करेंगे, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, संसद के बाद आपको संसदीय व्यवस्था कवर करनी है। संसदीय व्यवस्था, जैसे भारत ने संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया, संसदीय व्यवस्था वर्सेस अध्यक्षात्मक व्यवस्था, दोनों में क्या अंतर हैं, संसदीय व्यवस्था के क्या गुण हैं, क्या अवगुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण भारत और ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बीच में क्या क्या अंतर हैं, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। क्या भारत में संसदीय व्यवस्था जो है वही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इसमें बदलाव की ज़रूरत है, एक समीक्षात्मक टिप्पणी, तो इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था जो है बेसिकली इसके गुण अवगुण ये सब तो आपको जानना है, लेकिन इसमें बेसिकली आपको केंद्र राज्य संबंध आपको ज़्यादा अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, यह संघात्मक व्यवस्था का एक हिस्सा है, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में क्या क्या अंतर हैं, दोनों की विशेषताएं क्या क्या हैं, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या भारत संघात्मक शासन व्यवस्था है या एकात्मक शासन व्यवस्था है, अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है तो कैसे, अगर संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में नहीं है तो कैसे। ठीक है, यानी कि आलोचनात्मक टिप्पणी के रूप में आपको कंप्लीट करना है, केंद्र राज्य संबंध भी इसके तहत आपको कवर कर लेनी है। अगला आइए न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है जुडिशियरी। और जब आप जुडिशियरी को कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी आपको कवर करना है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के तहत भी कई सारे टॉपिक है। जैसे मान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय, अगर आप टॉपिक कंप्लीट करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जितने भी इसका क्षेत्राधिकार है, क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार से लेकर परामर्शी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा, ठीक है, संविधान के संरक्षक की भूमिका, इन सभी क्षेत्राधिकार को आपको कंप्लीट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार हो गए और यही इसके मेन कार्य हैं। इसके रीट जारी करने की शक्ति शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है, आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करने की क्या क्या शक्तियाँ हैं। इसके अलावा जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, PIL जनहित याचिका, ठीक है, इसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये दो तो स्पेशली काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन। कई सारे इसके मॉडल आंसर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट का इंडियन पॉलिटी वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जो मॉडल आंसर अवेलेबल है आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनरावलोकन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा इससे संबंधित
संबंधित एक हम लोग करंट में ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे हो चुके हैं इसकी स्थापना के, ठीक है, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। अब आइए राज्यपाल टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और केंद्र राज्य संबंध में एक पुल की भांति कार्य करता है राज्यपाल का पद, ठीक है। तो राज्यपाल के पद के बारे में आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, किस प्रकार से यह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, राज्यों में इनकी क्या भूमिका होती है राज्यपाल की, केंद्र संबंध को बेहतर करने में राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, क्या राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ऐसे जो टॉपिक हैं उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। संघीय मंत्रिपरिषद, देखिए यहाँ पर अलग से हमने राष्ट्रपति टॉपिक को नहीं लिखा है क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद जो है उसी में राष्ट्रपति टॉपिक भी समाहित है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं पहले उसे समझ लीजिए। और मेंस के लिए जो करना है राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आते हैं लेकिन इसे मेंस के लिए नहीं कवर करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को पढ़ लेना है, प्राइम मिनिस्टर को पढ़ लेना है और कैबिनेट जो होती है उसे आपको कवर कर लेना है, ठीक है। ये 3 सेक्शन को आपको कवर करना है, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। तो इसे आपको कवर कर लेना है संघीय मंत्रिपरिषद के रूप में। फिर ई शासन देखिए विगत कुछ वर्षों से देखेंगे तो ई शासन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया। भारत में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था में बदलाव देखने को मिल रही है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शासन, अधिकांश चीज़ें आप देखेंगे तो वह ऑनलाइन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस में देखें, प्राइवेट सेक्टर में देखें, आपको ई गवर्नेंस हर जगह देखने को मिलेगा। चाहे RTI फाइल करना हो या फिर किसी भी योजना का आपको लाभ लेना हो तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्विस का आपको लाभ मिलता है, ई सर्विस का लाभ मिलता है। तो वही हो गया ई सर्विस, ई गवर्नेंस का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ई शासन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73वां संशोधन इसके तहत आपको कवर करना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो है, PRI लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही हो गया, ठीक है। इसके लिए कौन कौन से समितियां गठित की गई है, किस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं के कारण भारत में लोकतंत्र की जो जड़ें हैं, वह जो लोकल लेवल पे लोकतंत्र की जड़ें सशक्त हो रही है, भारत में किस प्रकार से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वह राजनीतिक सशक्तिकरण का एक टूल बनता जा रहा है। तो इन सभी टॉपिक को कवर करना होगा। बिहार के विशेष संदर्भ में PRI का क्या महत्व है, यहाँ महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण दी गई है 50%, उसके क्या लाभ हो रहे हैं, महिलाएं वास्तव में राजनीतिक रूप से सशक्त हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही है। तो इन सब टॉपिक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये सब ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटी के साथ साथ आपको ऐसे सेक्शन में भी काम आ सकता है, ठीक है। जैसे अभी 69वीं BPSC में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण ऐसे में पूछ लिया था तो वहाँ पर PRI को भी आपको मेंशन करना था। केवल नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो करना ही था, लेकिन ये सब PRI पूरा जो हो गया, एक आपको जानकारी अगर होगी कितने महिला प्रतिनिधि हैं बिहार में, तो इन सभी चीज़ों को आपको वहाँ पे ऐड करना था, ठीक है। संविधान संशोधन, अभी हमने ऊपर बताया था भारतीय संविधान के अंतर्गत अलग से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, इस पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी पूछा भी गया BPSC में, ठीक है। मेरे ख्याल से 69th में ही पूछा गया, ठीक है। तो आलोचनात्मक टिप्पणी आपको जान लेना है। मूल संरचना, ठीक है, मूल संरचना यानी कि मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है उसे, जो केशवानंद वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है, उसे एक अलग टॉपिक के रूप में कि मूल संरचना से आप क्या समझते हैं, भारत में मूल संरचना को लेकर क्या अवधारणा विद्यमान है, ठीक है। मूल संरचना क्या क्यों जरूरी है और इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगला है JPC। देखिए JPC हाल के दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है और इसीलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आप देखेंगे कि चाहे वह वक्फ बोर्ड का मामला हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो, सरकार के द्वारा लगातार जो कोई भी संशोधन विधेयक आ रहे हैं उसे संयुक्त संसदीय कमेटी JPC को भेज दिया जा रहा है। तो JPC आखिर होता क्या है, इसका कार्य किस प्रकार से होता है, JPC में क्यों भेजा जा रहा है, इसकी क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना। मेरे ख्याल से ये सब जो टॉपिक है वह शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, शॉर्ट नोट्स के लिए, ठीक है। JPC इस बार शॉर्ट नोट्स में अवश्य पूछे जाने की पूरी संभावना है JPC, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से शॉर्ट नोट्स के रूप में कंप्लीट कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होगी वह हमारे द्वारा भी कोशिश किया जाएगा कि आप सभी को यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कराकर कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। अब आइए करंट अफेयर्स, जो करंट बेस्ड जो टॉपिक है पॉलिटी का, उससे चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि 15 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा
चुनावी बॉन्ड जो है उसको निरस्त कर दिया गया था। चुनावी चंदे में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहते हुए चुनावी बॉन्ड को खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड इसको आपको काफ़ी बेहतर से कर लेना है, हमने आंसर राइटिंग में भी कराया है। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसदीय विशेषाधिकार, चाहे आप आर्टिकल 105 के रूप में संसदीय विशेषाधिकार लें या 194 के रूप में राज्य विधानसभा के सदस्यों का विशेषाधिकार, काफ़ी महत्वपूर्ण है संसदीय विशेषाधिकार टॉपिक। CAA नागरिकता अधिनियम जो हो गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, यह भी काफ़ी न्यूज में रहा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले निर्णय दिए गए हैं, उसके बाद संसद के द्वारा उस निर्णय में संशोधन किया गया है, फिर अब सुप्रीम कोर्ट के में यह सुनवाई के रूप में चल रहा है। तो काफ़ी विवादास्पद रही है। और ऐसे भी आप देखेंगे कि चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर इसी टॉपिक छूट गया है। आप यहाँ ट्रेडिशनल टॉपिक में इलेक्शन कमीशन टॉपिक को आप लोग ऐड कर लेंगे, +1 इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके कार्य अधिकार क्या है निर्वाचन आयोग को लेकर, क्या निर्वाचन आयोग भारत में चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रखने में सफल रहा है। ठीक है, इसके अलावा निर्वाचन आयुक्तों की स्वतंत्रता आदि से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब पूरा निर्वाचन आयोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इलेक्शन के दौरान किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, विभिन्न ऐप को थोड़ा याद कर लेंगे आप। ठीक है, और क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए। ठीक है, उसमें सुधार के लिए उसे आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी टॉपिक को आप लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इसे आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की क्या टिप्पणी थी, फिर संसद के द्वारा क्या अधिनियम पारित किए गए, फिर अभी किस प्रकार के विवाद बने हुए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर। ठीक है, अगला है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से आप देखेंगे तो लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग की जा रही है। काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर ठंड के समय में भी आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग रैली में शामिल हुए थे और काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन विरोध देखने को मिला। तो लद्दाख को छठी अनुसूची, आखिर छठी अनुसूची होती क्या है, लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा तो क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो लद्दाख को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, यह तो लंबे समय से संभावित है, 67वीं BPSC में पूछा भी गया है 1 नेशन 1 इलेक्शन। ठीक है, और इस बार भी पूरी संभावना है कि 70वीं BPSC में 1 नेशन 1 इलेक्शन से संबंधित एक सवाल पूछा ही जाए। लेकिन अब सवाल वह नहीं पूछा जाएगा कि इसके पक्ष विपक्ष में तर्क दे, अब सवाल पूछा जाएगा कि जो अभी कोविंद समिति के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी उस रिपोर्ट के संदर्भ में सवाल पूछा जा सकता है। तो उस रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसे आपको स्मरण रखना होगा। हमेशा 4-5 पॉइंट आप लोग याद रखें, क्या क्या सिफारिश किया है, किस प्रकार से अगर बीच में सरकारें गिर जाती है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात की गई है, किस प्रकार से ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को इम्प्लीमेंट किए जाने का प्रावधान किया गया, चर्चा किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से हैंडल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपने आप में एक सवाल की भूमिका निभा रहा है सुप्रीम कोर्ट के 75 साल। ठीक है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 साल पूरे हो गए हैं तो इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है 75 सालों में। क्या इन 75 सालों में सर्वोच्च न्यायालय आम जनता को वह अधिकार प्रदान कराने में सफल रहा है जो संविधान ने अपेक्षा की थी संविधान निर्माण के दौरान, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय जो है वह जनता के लिए, जनता के जीवन को एक निर्णायक मोड़ देने में सफल रही है। कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय हैं, कुछ महत्वपूर्ण वाद को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। एक और बात अभी हमने बताया था जब संविधान हम लोग कवर कर रहे थे कि संविधान के 75 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आपको इन 75 साल का सफ़र कैसा रहा है इसे भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। इन 75 साल के सफ़र के दौरान संसद के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन जो है वह संविधान में किए गए हैं, इन संशोधन को भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखें तो पॉलिटी टॉपिक में इतना सेक्शन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई सेक्शन वहाँ पर आपके कोई सवाल छूटेंगे भी। ठीक है, इतना सेक्शन काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डायमेंशन के रूप में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं कि हमने ट्रेडिशनल टॉपिक देख लिया, करंट अफेयर्स टॉपिक देख लिया, अब सवाल है कि आप लोग पढ़ेंगे कहाँ से। ठीक है, तो एक आप लोग
लक्ष्मीकांत बुक आप लोग जरूर पढ़ें। लक्ष्मीकांत बुक को आप लोग उठाइए और ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं लक्ष्मीकांत में, उस पर निशान लगा लीजिए और उस पर अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिए। लक्ष्मीकांत को स्टडी करने के साथ साथ PYQ को आप लोग भी देखते चलें। जो टॉपिक आप लक्ष्मीकांत से जो चैप्टर मान लेते हैं कि आपने प्रस्तावना चैप्टर लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ा, तो प्रस्तावना चैप्टर को पढ़ने के बाद आप देखिए कि आखिर प्रस्तावना टॉपिक पर PYQ में पूछा क्या गया है। उस टॉपिक को बिना देखे लिखने का प्रयास करें और धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होती चली जाएगी। तो लक्ष्मीकांत बुक को आप लोग अच्छे से प्रेफर करें। अभी 90 दिनों का लगभग समय बचा हुआ है। काफ़ी सिस्टमैटिक रूप से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो लक्ष्मीकांत के महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। क्या यहाँ पर मुश्किल से हमने टोटल करेंट टॉपिक मिलाकर हमने 25 टॉपिक बताया है। और ये जो करेंट हैं, अगर करेंट भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल टॉपिक में आपको इंक्लूड मिलेंगे, जैसे चुनावी बॉन्ड आपको इलेक्शन कमीशन इसी वाले इलेक्शन कमीशन में आपको करना है, संसदीय विशेष अधिकार संसद वाले में पढ़ लेना है, तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है यह भी आपके इलेक्शन कमीशन में। तो ये अलग टॉपिक नहीं है, ये इन्हीं ट्रेडिशनल टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर लक्ष्मीकांत बुक के ये जो 15-20 चैप्टर हमने यहाँ पर बताए हैं, उससे अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। रही बात करंट सेक्शन के लिए, तो इसका आप लोग विजन IAS का मेंस 365 आप लोग स्टडी करने की कोशिश करें। विजन IAS मेंस 365 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कुछ दिनों के अंतर्गत या तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लें @ISPC सेंटर, या फिर यूट्यूब चैनल, दो में से कहीं एक जगह आपको महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया जाएगा, उससे आप लोग कवर कर लेंगे। इन दोनों को अगर संक्षिप्त रूप में आप लोग कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 सेक्शन 1 जो पॉलिटी सेक्शन है, आप काफ़ी बेहतर स्कोर के साथ इसमें अच्छे अंक मतलब लाएंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग कंप्लीट करते चलें। बाकी मैं कुछ मॉडल आंसर को यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करूंगा ही। बाकी एक और महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, अगर आप लोग 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका मॉडल आंसर को परचेज करना चाहते हैं, जो हमारी टीम ISPC सेंटर के द्वारा तैयार किया गया है, इसमें आपको 150 से ज़्यादा मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लॉन्ग प्रश्न अलग होंगे, शॉर्ट नोट्स अलग होंगे, तो इसे अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके लिए फ़ी आपको 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8375934036। आप इस नंबर पे डायरेक्ट पेमेंट करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सारे नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस में और भी कई सारे एक्टिविटीज जो है मुख्य परीक्षा से संबंधित वहाँ पे कराई जाएगी। और 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा तक सारे महत्वपूर्ण जो टॉपिक होंगे, चाहे आपका एडिटोरियल हो या फिर और कुछ से जुड़ा हुआ हो, मॉडल आंसर पूरा GS से संबंधित, वो वहाँ पे कवर करा दिया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि 70वीं BPSC मुख्य परीक्षा में आपको बेहतर स्कोर आए, और इसके लिए इस संदर्भ में इन कंटेंट को तैयार किया जा रहा है। तो आप इस नंबर पे 8375934036 पर कॉल करके किसी भी संदर्भ में आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे मेंस से संबंधित कोई क्वेरी हो या तैयारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर बातचीत करना हो या फिर आपको हमारे मॉडल आंसर परचेज करना हो, आप निसंदेह संपर्क करें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।